हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स के क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है, हार्मोन का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो पहला हमने हार्मोन्स का जो वर्गीकरण किया है वो उसकी केमिकल नेचर के बेसिस पर किया। तो 3 तरह के हमने हार्मोन्स देखे। नंबर 1, एक तो इम्यूनो हार्मोन्स हैं जो कि अमीनो एसिड के व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, अमीनो ग्रुप पाया जाता है, जैसे थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। कुछ प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के हार्मोन्स होते हैं, ये अमीनो एसिड की चेन के जुड़ने से बनते हैं और 2 तरह के हैं। एक शॉर्ट चेन्ड प्रोटीन्स जैसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसमें से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, आपको दिख रहा है। दूसरे हैं लंबे पेप्टाइड हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, पैराथॉर्मोन्स। और तीसरे तरीके के हार्मोन्स हैं, ये फैट सॉल्युबल हैं और इसमें स्टेरॉल ग्रुप्स प्रेजेंट रहता है। ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं, तो इसमें हमारे एग्जांपल्स आ जाएंगे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिको एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रिड्रियोल, प्रोजेस्ट्रॉन। जो छोटे पेप्टाइड्स की सीरीज वाले हार्मोन्स हैं उनमें हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सीटोसिन, एडीएच और एमएसएच। ठीक है, ये एक है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा है आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये शॉर्ट चेन अमीनो एसिड के बने होते हैं। एक हमने क्लासिफिकेशन किया इसके केमिकल बेसिस पर, दूसरा हमने इसकी एक्टिविटी के बेसिस पर करते हैं। जो फास्ट एक्टिव हार्मोन्स हैं, ज़्यादा क्रियाशील हार्मोन्स हैं, ये अपने टारगेट सेल पर बहुत तेज़ी से पहुंचते हैं और इनका जो रिसेप्टर सेल होता है वो हमेशा बहुत बड़े साइज़ का है। सेल मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल सरफेस पर ये प्रेजेंट है, साइज़ में बहुत बड़ा है। इसमें जो एटीपी है ये साइक्लिक एएमपी का कैस्केड इफेक्ट दिखाता है और एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो प्रोटीनेस जो हैं, पेप्टाइड्स हैं और एमाइंस हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। दूसरा है जो डिलेड इफेक्ट करता है, ये कुछ समय के बाद में अपना असर दिखाता है, ये साइज़ में छोटा है और टारगेट सेल के पास से डिफ्यूज़ होते हैं या विसरित होकर उस कोशिका में आते हैं। साइटोसोल में जो प्रेजेंट प्रोटीन रिसेप्टर है उससे जुड़ते हैं, जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, डीएनए से जुड़कर मैसेंजर आरएनए का नया सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसकी एक्टिविटी को मैसेंजर आरएनए कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे टेस्टीज में जितने भी टेस्टोस्टेरॉन हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, या जो हमने प्रोजेस्टेरॉन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के एग्जाम्पल लिया, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल्स। अब किस तरह से इनका एक्टिवेशन होता है, तो रिलीज़ कैसे किया जाता है इन हार्मोन्स को, तो कुछ इसके हम स्टिमुलाई की बात करते हैं कि कौन कौन से उद्दीपन की सहायता से हमने इनको एक्सक्रीट किया या रिलीज़ किया। तो नंबर 1, स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट्स होते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसमें बहुत ही स्पेशल टाइप के मेटाबोलाइट्स रहते हैं, उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस पर हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो इंसुलिन का सिक्रीशन होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा तो ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन होने लग जाएगा। तो ये किसी एक मेटाबोलाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हार्मोन सिक्रीशन बताते हैं। दूसरा हार्मोन है कि ब्लड में जो हार्मोन की कंसंट्रेशन है वो स्पेसिफिक हार्मोन के रिलीज होने को ही एक्टिवेट करती है। जैसे थायराइड ग्लैंड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉक्सिन T3 और T4 को एक्सक्रीट होने के लिए प्रेरित करता है, और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक जो हार्मोन है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन रिलीज करने के लिए एक्टिवेट करता है। तीसरे तरीके की एक्टिविटी होती है कि हमारी जो न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमने किसी चीज़ की टेंशन करी या कोई हमें चिंता हो गई, एंजाइटी हो गई या कोई खतरे का समय हुआ, उस समय जो न्यूरल इम्पल्स निकलती है वो एड्रीनल मेड्यूला से एड्रीनलिन या नॉरएड्रीनलिन का सिक्रीशन करने का काम करती हैं। अब हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये 2 तरह से काम करते हैं। या तो ये सेलुलर सरफेस पे काम करेंगे या सेल के अंदर जाकर ये मैसेंजर आरएनए से और डीएनए से कॉन्टैक्ट करके काम करते हैं। तो पहली एक्टिविटी मैंने जो आपको बताई थी कि कोशिका की सतह पर या किसी भी सेल सरफेस पर ये जाकर एक्टिविटी करते हैं। हार्मोन्स के अणु जो अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं जिन्हें हम पेप्टाइड्स कहते हैं,
जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं या प्रोटीन्स कहते हैं, ये साइज में बड़े हैं, लिपिड में इनसॉल्युबल हैं और अपने टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसके एक्सटर्नल सरफेस पर ही एक्टिविटी करते हैं। ये जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं ये एक रिसेप्टर की हेल्प से काम करते हैं। तो किन किन स्टेप्स में काम करता है, किन किन तरीकों से काम करता है, तो पहले स्टेप में हम देखते हैं कि सदरलैंड ने 1950 में ये देखा था कि जो हार्मोन रिसेप्टर हैं इसके लिए एक एंजाइम काम करता है जिसको एड्रिनल साइक्लेज कहते हैं। ये रिसेप्टर साइट पर जो एटीपी है उसको साइक्लिक एएमपी में तोड़ देता है और उसके एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एंजाइम एक्टिवेशन से मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट हो जाती है और उसके बाद ये साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर कहलाता है और एड्रेनलिन जो लिवर सेल है उसमें ग्लूकोज को सिक्रीट करने का काम करता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर की तरफ जो हार्मोन है, ये हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर का काम करता है। ये मेम्ब्रेन से आप देखिए, रिसेप्टर मेम्ब्रेन से यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो जी प्रोटीन है और इसके पास में एटीपी प्रेजेंट है, ये एडेनिल साइक्लेज की हेल्प से साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करता है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है और ये फॉस्फोडाइस्टर एंजाइम की सहायता से डिग्रेड हो जाता है और उसके बाद एक्टिविटी बिगिन हो जाती है। इसी में हमने देखा कि इसकी वजह से एक एक्टिविटी हुई। दूसरी रिएक्शन में हमने देखा जो मेम्ब्रेन थी उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे हार्मोन्स की रिसेप्टर प्रोटीन्स जब बड़े साइज की थी और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन थी, ट्रांस मेम्ब्रेन जो कि मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन है। आपने दो तरह की प्रोटीन पढ़ी हुई है, एक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, तो ये अंदर की ओर पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इनके बहुत डिफ्यूजन के लिए बहुत ही स्मूथली आयन चैनल्स का काम करती है। स्पेसिफिक हार्मोन्स से जब ये जुड़ जाते हैं रिसेप्टर्स तो ये प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं, उसका कन्फर्मेशन बदल देते हैं और इनकी वजह से जो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन में, जो आयन आए थे, सोडियम है, पोटेशियम है या कैल्शियम है, इसके लिए जो मेम्ब्रेन है, कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है और परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस होने लग जाते हैं। जैसे अगर हम इंसुलिन हार्मोन को बॉडी में इनटेक करें तो बॉडी में ग्लूकोज मसल सेल में जाने के लिए जो सार्कोलेमा है मसल की, जो मेम्ब्रेन है, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। कौन, इंसुलिन। तो इंसुलिन के इनटेक से मसल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये पहली रिएक्शन थी जो कि मैंने आपको बताई, जो कि सेल वॉल की सरफेस से होती है। दूसरी तरह की एक्टिविटी जो विद इन द सेल होती है, कोशिका के अंदर जाने पर होती है, ये स्टेरॉइड्स हार्मोन का कैरेक्टर है। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये सेल के अंदर जाते हैं, छोटे छोटे से लिपिड में सॉल्युबल है, स्मॉल साइज के हैं। साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट रिसेप्टर बॉन्ड्स हैं उनसे ये जुड़ते हैं और ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं ये उसको सेंटर तक ले जाते हैं। और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। जब सेंटर में ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं तो ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पर जुड़ जाते हैं। लिपिड एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल से जुड़ा, न्यूक्लियस में पहुंचा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पर बाइंड हुआ, क्रोमोसोम पर जाकर इसने जीन को एक्टिवेट किया और जीन एक्टिवेशन से एक नई तरह का मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देते हैं और ये साइटोप्लाज्म में नई तरीके की प्रोटीन सिंथेसिस को बिगिन कर देता है और उससे मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट हो जाती है। आप इस डायग्राम में देखिए कि जो डीएनए प्रोटीन्स हैं ये कैसे न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो गई हैं। न्यूक्लियस में जो डीएनए है इसके ऊपर आकर ये प्रोटीन जुड़ गई है और इसने एक स्पेशल मैसेंजर आरएनए बना दिया है। ये जो मैसेंजर आरएनए बनेगा ये एक राइबोसोम के साथ बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और एक नई रिएक्शन को जन्म देगा।
अब हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शंस हमने देखी, चाहे मेम्ब्रेन पर हो या मेम्ब्रेन के अंदर में हो, इसमें हमें दो तरह की रिएक्शंस दिखाई दी, जिसमें हम देखते हैं कि या तो ये पॉजिटिव फीडबैक रिएक्शन देती है या ये नेगेटिव रिएक्शन देती है, नेगेटिव फीडबैक देती है। पहला है डायरेक्ट फीडबैक कंट्रोल, जिसे डायरेक्ट को हमने कहा प्रत्यक्ष पुनर्निवेशन नियंत्रण। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन को एक्टिवेट करता है। यानी जैसे ही ब्लड में थायरॉक्सिन T3 या T4 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पिट्यूटरी इस पर इनहिबिटरी इफेक्ट करेगा, TSH का सिक्रीशन कम करेगा और थायरॉक्सिन भी कम हो जाएगा। यानी डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड को या थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन हार्मोन को सीधे सीधे डायरेक्टली फीडबैक देने का काम किया। दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट फीडबैक कंट्रोल। अब इसे हम कैटेगराइज करेंगे, या तो ये पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल है, जैसे ऑक्सीटोसिन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से। और जैसे ही बच्चे के जन्म का समय आता है तो यूट्रस में या गर्भाशय में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी संकुचन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। तो दो तरह का कंट्रोल है इसमें, डायरेक्ट कंट्रोल एंड पॉजिटिव कंट्रोल। ओके, आगे का चैप्टर मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। बाय।